हेलो बच्चों। तो कल हमने देखा था, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे यूक्लिड लीमा डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, पिछले एग्जाम में भी आया है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। तो शुरू करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। हालांकि जो थ्योरम है ये मैंने कल बता दी थी आप लोगों को। तो थ्योरम में हमें रिमाइंडर पर फोकस करना होता है और हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड, पूरा नहीं लिखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, और नंबर दिया है 55 एंड 10। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम a इक्वल टू 55 एंड b इक्वल टू, और हमें पता है a इज लेस देन b, ये कंडीशन हमें इसमें तीनों मिल रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में हम कॉपी पे हाशिया बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर पे। कितनी बार जाएगा, 3 टाइम। 3 पन्ना 15 के 5 यहाँ से लेके 3 पन्ना 15 16, कितना बचेगा 5 और 4। ठीक। तो हमारा पहला स्टेप बनेगा, हमने लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 3 प्लस 45। ये हमारा फर्स्ट स्टेप बना। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर बच रहा है, शेष बच रहा है, इस शेष से भाग देते हैं इसमें 45 और डिवाइड करेंगे इसमें 55 में। शेष हमेशा रिमाइंडर का भाग देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया गया है उस नंबर में। अब हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेप सेकंड। तो देखो क्या होगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 10 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10। ये स्टेप सेकंड हो गया। इसके बाद में हम करेंगे, अब 10 से डिवाइड करेंगे 45 में, तो 4 टाइम और रिमाइंडर आएगा 5। तो स्टेप थर्ड हो जाएगा हमारा कि 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। अब जब अगली टाइम्स होगा हमारा, 5 से डिवाइड करेंगे हम 10 में, तो 5 2 जा 10, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो स्टेप जो फोर्थ हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो जब आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा तो जो आपका ये 5 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ दिस, जो नंबर गिवन है उनके, यानी कि 55 और 210, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर 5 इज द HCF ऑफ एंड। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब 2 नंबर संख्या दी गई है तो उसके लिए हमें ये वाला स्टेप और ये स्टेप, अगर उसने लिखा है कि आपको यूक्लिड लीमा डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, तो फिर आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा। स्टेप 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड लीमा एल्गोरिथम। तो आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको स्टेप 1 ये कीजिए, फिर स्टेप बनाइए, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और आखिरी में जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिससे हमने डिवाइड किया है वो नंबर हमारा क्या होता है, एचसीएफ बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो है 2 नंबर्स के लिए। अब देखते हैं हम 3 नंबर्स के लिए कैसे निकालते हैं। जो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमने 2 नंबर का निकाला, अब हम 3 नंबर का निकाल लेंगे। जैसे 3 नंबर दे दिए जाएँ और हम इसमें कैसे निकालते हैं। तो
निकालने का सबसे पहले हम 2 नंबर का ही उपयोग करेंगे। इसमें 3 स्टेप हमारे जो मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा जब भी 3 नंबर दिए जाएं तो सबसे पहले 2 नंबर का निकालो HCF, फिर जो HCF आता है उस HCF के और तीसरे नंबर का HCF निकालेंगे तो वही नंबर आ जाता है। इस तरह से हम निकालते हैं। कभी कभी लड़के क्या कर देते हैं कि काटते समय बीच में ही इसे लगा देते हैं, लेकिन यूक्लिड लीमा जो थ्योरम कहती है उस हिसाब से हमें कैसे करना है तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम 2 नंबर उठाएंगे। हम लिख सकते हैं बाई यूक्लिड लीमा एल्गोरिथम। तो A इक्वल टू लिया हमने 4 4 1 एंड B इक्वल टू लिया हमने 5 6 7। तो स्टेप फर्स्ट कैसे बनेगा कि हम दूर कर लेते हैं 4 4 1 डिवाइड बाई 5 6 7। तो 1 टाइम जाएगा 4 4 1, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 1 बचेगा। अब हम फिर से डिवाइड करें, यहाँ पे स्टेप बन आ गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 5 6 7 इक्वल टू 4 4 1 इंटू 1 प्लस 126। स्टेप सेकंड हमारा क्या आएगा 126 डिवाइड बाई 4 4 1। अब इसे डिवाइड करते हैं तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जा सकता है। 6 3 18, 18 की 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3, इतना बचा। 11 में से 8 गई तो 3 और यहाँ बचा 13 में 7 गई तो 6। तो इसे लिख सकते हैं हम 4 4 1 इक्वल टू 126 इंटू 3 प्लस 63। अब स्टेप थर्ड के लिए जाएंगे तो हम लिखेंगे 63 126, ये 2 टाइम जाएगा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। स्टेप 3 हमारा हो जाएगा 126 इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0। तो हमें पता है, हमें इससे क्या मिलता है, हमें मिला कि HCF ऑफ 4 4 1 एंड 5 6 7 इज 63। हमें इतना मिल गया। अब जो थर्ड वाला नंबर होता है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे समझे। अब हम यहाँ से आगे करेंगे कि नाउ फाइंड HCF ऑफ 63 एंड जो थर्ड नंबर है 693। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 63 एंड 69। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो 63 और 693, जब हम इसे करेंगे 1 टाइम तो 63, यहाँ पे कितना बचेगा 6 और 3, हम 1 टाइम फिर देंगे तो रिमाइंडर 0 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 693 एंड 63 द HCF ऑफ 693 एंड 63 इज 63। तो इस तरह से हम इसे निकालते हैं। तो इनका भी 63 है और इनका भी 63 है ऊपर वालों का। तो दोनों का क्या HCF आ जाएगा हमारा 63 HCF आ जाएगा। 3 संख्या वाला जो HCF निकाला जाता है उसे इस तरह से निकालते हैं। तो आगे और देखते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, और कभी कभी अगर ज़्यादा बड़ा दे दे तो 3 नंबर या 2 नंबर तक ही वैसे सीमित रह जाता है। तो देख लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा दे देगा तो 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो ये इस फॉर्म में प्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें लड़के बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे MN रखा है, XY रख दिया जाता है। तो इसे ध्यान से समझें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को, और एक एक करके जो स्टेप है उस स्टेप को समझें कि ये चीज़ें कैसे क्रिएट की जाती हैं। मैं इसमें ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो ये नंबर होते हैं, ये नंबर प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, बनते कैसे हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। तो हम सॉल्यूशन
हम सबसे पहले करेंगे कि जो भी नंबर दिया है अप्लाइंग डिवीजन लीमा, क्योंकि हमें इसी के थ्रू निकालना है, ये थ्योरम जो दी गई है इसी के थ्रू हमें निकालना है, तो हम इसका सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अब जब हम इसका अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखते हैं इसे, हमें पता है हम लिखेंगे 65, छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे 117 को, 1 टाइम जाएगा 17, ये 2 और 6 52। तो पहला नंबर मिला, तो स्टेप फर्स्ट, इसमें जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है, इन्हें लिखें। तो ये हमारा बना 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। इसे हम लिखते कैसे हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है और जो जितनी बार भाग दिया जाता है उन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो शेषफल आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सकते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है और जितनी बार दिया जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो शेषफल होता है मीन्स रिमाइंडर होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है वो नंबर हमारा यहाँ पे आता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम देखेंगे नाउ रिमाइंडर इज नॉट 0, मतलब जो रिमाइंडर है हमारा 0 नहीं हुआ है। तो फिर से अगेन अप्लाई डिवीजन लीमा, फिर से हम डिवीजन लीमा को अप्लाई करेंगे। तो जब डिवीजन लीमा को अप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो ये नंबर होता है 52, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 65, 1 टाइम जाएगा 52, तो कितना बचा 3 और 1, 13 आया। अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड, तो हमने दिया है 65 इक्वल टू बोला है 52 इंटू 1 प्लस 13। अब यहाँ पे हमें फिर देखना पड़ेगा नाउ रिमाइंडर इज नॉट 0, अगेन अप्लाई डिवीजन लीमा, फिर से अप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा स्टेप 3। क्या बनेगा, अब हम इसे लिखेंगे 13, 52, तो 13 चौक 52, यानी कि 0 0 आ जाएगा। अब जब हमारा स्टेप 3 आएगा तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा रिमाइंडर इस सब का, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है। तो नाउ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज 30। ये हमें एचसीएफ मिल गया। अब हम इस एचसीएफ से इस वाली चीज़ को ड्राइव करेंगे। तो अब इसे ड्राइव करेंगे, कैसे करते हैं इसे सीखो। सबसे जो काम की चीज़ है वो ये है कि ये कैसे क्रिएट होता है, इस चीज़ को सीखो। हमारे पास ये 3 स्टेप मिले, हमें ये तीनों स्टेप का काम आएगा। अब हम इसे इधर कर लेते हैं, आशा करता हूँ आपको दिखाई देगा। तो हम कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखो, सबसे पहले आप जिस इक्वेशन में 0 आया उस इक्वेशन का तो उपयोग बिल्कुल नहीं करोगे, हमें इसका तो उपयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एचसीएफ मिल गया। हमारा एचसीएफ आया है 13, तो इससे ऊपर वाला स्टेप में आओ, हमारा एचसीएफ आया 13, तो यहाँ पे 13 लिखो 13। अब 13 इक्वल टू क्या बनना है आप क्रिएट कीजिए। 13 इक्वल टू आपका बनेगा 65, और ये नंबर इधर आएगा माइनस बनेगा। तो 13 इक्वल टू बनेगा 65 माइनस 52 इंटू 1, तो 52 इंटू 1 का मतलब यही रह जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यू क्रिएट हो गई, हमें दिख गया कि ये आया। अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर हम लिखेंगे 32 इक्वल टू, देखो कैसे। अब हमने ये वैल्यू बना ली, हमारी 32 आ गई। अब 32 के बाद हमारा नंबर इससे ऊपर आओ, तो ऊपर क्या आ रहा है, रिमाइंडर को फोकस करो 52। अब हम 52 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो 52 को क्या लिखेंगे, 65 ये है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को लिख सकते हैं, इसे हम इधर ही रखेंगे, इसे हम इधर लेके जाएंगे। तो ये बनेगा 117 माइनस 65 इंटू 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये नंबर बनेगा। अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू 65 माइनस 117 और प्लस 65। ये हमारी दो वैल्यू बनेगी।
अब जब ये दो वैल्यू बनेंगे, अब यहाँ पे देखो कि 65 भी है 65, तो इनका कभी एडिशन नहीं करना है, इन्हें कैसे लिखना है, ये बनेगा 13 इक्वल टू 65 इंटू 2 माइनस 117, हमारी ये वैल्यू बनी। अब यहाँ पे देखो कि हमें जो इक्वेशन दिया गया है क्या 65 और 117 के रूप में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पे साइन प्लस का है लेकिन यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, तो हम इसे लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू -1, हमने -1 अलग निकाल लिया। अब हम प्लस ले सकते हैं इसको, संख्या को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब हमारी देखो दोनों वैल्यू 65 और 71, इसके साथ नंबर कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे 65m प्लस 117 इंटू n, तो यहाँ पे हमें m इक्वल टू तो दिखा 2 और n इक्वल टू दिखा -1। इस तरह से हम इसके आंसर को निकालते हैं। तो इस तरह के जो सवाल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है हम रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं, जो रिमाइंडर्स होते हैं वही हमें सारा का सारा आंसर देते हैं और वही चेंज किए जाते हैं, उन्हीं की वैल्यू हम बार बार लगाते हैं। हम इनकी वैल्यू नहीं लगाते, हम इनकी नहीं लगाते, हम रिमाइंडर्स की वैल्यू लगाते हैं कि रिमाइंडर्स कैसे बच रहा है। तो इस चीज़ को विद्यार्थी ध्यान दें और इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th के एग्जाम में आता ही आता है, 2 नंबर में तो आया है, हर पेपर को देख लें आप, हर पेपर में आया हुआ है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी में। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, इफ़ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, 2 नंबर का इज एक्सप्रेसेबल, मतलब इसे हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइंड M, हमें M की वैल्यू पता करनी है। ये यूपी बोर्ड और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता ही आता है क्वेश्चन, तो समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन हमें तैयार तो हमें होना है ना, तो हम सबके एक एक करके देख लेते हो कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, यूपी मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीकों में कैसे अलग अलग तरीके से सिखाया भी जाता है, तरीके भी इसके अलग अलग हैं सिखाने के। तो देखें, तो हम शुरू करते हैं कि HCF ऑफ दिस एंड दिस, 2 नंबर दिए हैं और इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। फाइंड M, हमें M की वैल्यू पता करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूपी बोर्ड में कैसे सिखाया जाता है, हिंदी मीडियम में। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में कैसे सिखाया जाता है, देखो समझो। ये दिया गया है HCF ऑफ, मतलब HCF के फॉर्म का दिया गया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो या सबसे पहले हमने निकाला, तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है, यूपी बोर्ड में कैसे करते हैं, हम यूक्लिड लीमा से निकाल लेते हैं, हालांकि तरीका उसका भी सेम ही होता है पर वो एक ही में कर देते हैं, हम अलग निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स दिया, ये बना 12 में से 6 गया तो 6, 1 216। अब हम करेंगे 216 डिवाइड बाई 408, तो ये जाएगा 1 टाइम 216, तो यहाँ पे बचा 2 और 10 में से 1 गया तो यहाँ 9, यहाँ 1। अब करेंगे हम 192 216, 1 टाइम 192, तो ये बच गया 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ 11 में से 9 गया तो 24। अब हम देंगे 24 से 192, तो ये 8 टाइम चला जाएगा 192, यहाँ 00 आ जाएगा हमारा। तो हमें HCF मिल गया यहाँ पे। सबसे पहले हमें HCF तक तो जाना पड़ेगा दोनों में। अब ये वाली चीज़ हम यूक्लिड लीमा में भी उपयोग करेंगे और यूपी बोर्ड वाले में देख लो कितनी शॉर्ट तरीके से सिखाया जाता है। तो HCF मिला, मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि 24 इक्वल टू 1032 इंटू M माइनस 408 इंटू 5। यहाँ पर हम लाइनिंग कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा गैप मिल जाए। अब हम क्या करेंगे कि जो ये नंबर है इसे इधर लेके आए, तो ये लिखा जाएगा 24 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 8 5 40 की 0 हासिल 4 और 4 पन्ना 20 इक्वल टू 1032 इंटू M। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4602 इक्वल टू 1032 इंटू M। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2064 अपॉन 1032 इक्वल टू M। इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इक्वल टू M। तो हमें M की वैल्यू चाहिए थी और हमें M की वैल्यू मिल गई। M की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये तो होता है यूपी बोर्ड के अंदर।
यूपी बोर्ड में ये सिखाया जाता है। अब हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले कैसे सीखते हैं। तो इसे हम सीबीएसई बोर्ड वाले को तरीके से देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लो यूपी बोर्ड वाले। ये होता है, पहले HCF निकालो इस नंबर का। HCF इक्वल टू आप इसे रखोगे, जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करके इधर लेके आओगे और फिर इसका डिवाइड कर दो। ये होता है बहुत छोटा तरीका। अब सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में वो क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसे लिखेंगे कि 1032 इक्वल टू क्या किया जाएगा 408 इंटू 2 प्लस 216। स्टेप सेकंड में वो क्या करते हैं कि 408 इक्वल टू जो डिवाइड दिया जा रहा है उसको लिखते जाते हैं 216 इंटू 1 प्लस 192। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं वो कि 126 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में करते हैं वो, इसे साफ लिख लो। स्टेप 4 में वो क्या करते हैं कि 192 इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0, ये लेके आते हैं पहले वो। अब देखो इनका कितना लेंदी मेथड रहता है। अब हम इसको यहाँ से लेते हैं और हम इसको इस कैटेगरी में लगाते हैं। तो हमें मिला HCF क्या मिला 24 मिला HCF। तो हम 24 से शुरू करेंगे। अब हम इसे यहाँ लाइन खींच लेते हैं 24 इक्वल टू, अब 24 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 120 नहीं, ये है 216। 24 इक्वल टू बनेगा हमारा 216 माइनस 192। 1 का मल्टीप्लाई है तो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे। अब हम ऊपर के स्टेप पे पहुँचे, तो ऊपर पहुँचे तो 192 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसे समझो 192 इक्वल टू लिख सकते हैं हम दिस माइनस दिस। तो ये बनेगा 24 इक्वल टू 216 तो ऐसे ही रहेगा माइनस 192 की जगह पे हम लिखेंगे 408, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 216। 1 का मल्टीप्लाई है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बना। अब हम इसे ब्रैकेट खोल के सेपरेशन करेंगे -408 और प्लस के 216। अब जो ये नंबर यहाँ पे 2 हो गए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 24 इक्वल टू 216 इंटू 2, हम ऐड नहीं करेंगे इन्हें, -408, ये बना। अब हम फिर से ऊपर चलेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँचे 192 तक पहुँचे। अब हम 216 की वैल्यू लिखेंगे। तो 216 की वैल्यू क्या बन सकती है, ये बनेगी दिस माइनस दिस। तो हम इसे लिखेंगे 24 इक्वल टू 216 की जगह पर लिखेंगे 1032 माइनस 408 इंटू 2। ओके, ये हो गया। अब इस पूरे में मल्टीप्लाई इस हो रहा है 2 का -408, ये नंबर बना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो 24 इक्वल टू बनेगा 1032 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई किया माइनस इसके अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 408 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 माइनस 408। अब ये और ये तो फिर से ये कितने हो गए, ये 5 हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 24 इक्वल टू, अब ये एक बार और इसमें आ जाएगा तो ये हमारा 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस के 408 इंटू 5। अब देखो इस वैल्यू को इससे फिर हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये HCF इक्वल टू दिया गया है। जब कंपैरिजन करोगे तो देखो 408 इंटू 5 तो आया हमारा ये, और इसके साथ में हमारा क्या आया m की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1032 इंटू m माइनस 408 इंटू 5। कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम m इक्वल टू 2। इस तरह से आता है, ये होता है CBSE बोर्ड वालों का तरीका। पूरा सवाल पहले स्टेप बाय ये निकालोगे, आप स्टेप लिखोगे साथ में, फिर इस तरह से सॉल्व करोगे। तो ये CBSE बोर्ड वाला होता है। और आप LCM निकालिए और इसको इक्वल रख देते हैं यूपी बोर्ड में, इसे सिखाया जाता है। तो मैं दोनों तरीकों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, आपको जिसको भी अच्छा लगे, तरीके दोनों सही हैं, आप सॉल्व कर सकते हो।
डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो। इसमें कैलकुलेशन काम में जल्दी हो जाता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा याद रखना पड़ता है, टाइम लगता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर बताइए इसके। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर किए जाते हैं वो प्राइम ही आते हैं। जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे हम इसका निकालेंगे, आप किसी भी नंबर के फैक्टर करो वो प्राइम ही आएंगे, क्योंकि फैक्टर में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। देखो अगर 4 आएगा तो 4 को हम 2 × 2 लिख देंगे तो फिर से 2 के फॉर्म में आ जाएगा। या फिर तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 4 की जगह पर 2 × 2 आ जाएगा। 5 आएगा तो 5 भी प्राइम नंबर है। अगर 6 आएगा तो 6 फिर से ब्रेक हो जाएगा 2 × 3 में, तो दोनों फिर से प्राइम मिल जाएंगे। 7 आ सकता है। 8 आएगा तो 8 को हम 2 × 2 × 2 के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, तो फिर से 2 के फॉर्म में आ गया। मीन्स आपको इतना पता होना चाहिए, जो प्राइम नंबर ये कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जिस भी क्वेश्चन के हम फैक्टर करते हैं वो प्राइम ही मिलते हैं हमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं लड़के कि पता नहीं प्राइम कौन से होते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी फैक्टर किया जाता है वो इसी फॉर्म में आएगा। 8 के बाद अगर 9 आ जाएगा तो 9 को हम फिर 3 × 3 लिख सकते हैं और फिर आगे वही कंडीशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से समझिए कि जो भी नंबर आएगा, 1 को तो हम काउंट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं उसे, तो कोई भी नंबर दिया जाए उसका अगर हमसे फैक्टराइजेशन करवाया जा रहा है और कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो उसको कन्फ्यूजन में ना जाएं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप नॉर्मल फैक्टर कीजिए, सिर्फ उसको एकत्रित करके लिख दीजिए। जैसे 2 टाइम्स आए तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, हम उसे मल्टीप्लिकेशन के रूप फॉर्म में लिख देंगे, बस इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो समझें, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखिए। अब इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तो हम इसका ट्री बनाते हैं जो CBSE बोर्ड वगैरह में सिखाते हैं। हमने लिखा 140। अब सबसे पहले देखो 140 को हम किससे कट कर सकते हैं, तो हम 2 से कट करेंगे, तो हम 2 तो इधर लिखेंगे। इस तरह से इसकी टेबल बना दी जाती है। अब 2 से जब हम इसे कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखो ये चला जाएगा 70 बार। अब 70 बना, अब 70 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटा जाएगा, ये हो जाएगा 35 बार। अब 35 को फिर हम किससे काटें, अब बताओ। ना तो ये 2 से कटेगा, नहीं, क्योंकि 5 आ रहा है तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 7 टाइम, और 7 से 1 टाइम, 1 तक पहुंच गया हमारा। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो इसके फैक्टर बनेंगे 140 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इसीलिए लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 156 को हम कैसे लिखते हैं। ये ट्री फॉर्म में लिखा जाता है, और जो जैसे सीखते हैं लगभग, तो उसे हम कैसे सीखते हैं वो भी देख लो। 140 हम इस तरह से करते हैं, 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 और 7 से 1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो इसे लिखते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। इस फॉर्म में लिख देते हैं। बस यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। चाहे इसे लिखो, ये ट्री बना के करो, चाहे ऐसे करो, ये ट्री नोटेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें लीव्स चलती जाती हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से कर देते हैं हम। यूपी बोर्ड में तो ज़्यादातर यही सिखाया जाता है, फैक्टर कैसे किया जाता है। इन चीज़ों को तो बताया भी नहीं जाता है, जहाँ तक है मेरी जो समझ में आता है, मेरे ख्याल से नहीं बताया जाता। ये चीज़ ऐसे नहीं सिखाई जाती, सीधा कह देते हैं अरे फैक्टर करना है, ऐसे कर दो, और सवाल ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को समझें। आप चाहे तो इस फॉर्म में लिखो ट्री बना के, चाहे इस फॉर्म में। अगर पूछा है कि ट्री बना के लिखिए तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चीज़ वही है, पहले इसे सबसे छोटे नंबर से काटा जाएगा, जो आएगा उसको फिर काटते चले जाएंगे, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। इसमें ये है, पर आदत पड़ जाती है कि साथ के साथ भाग देने की, तो इस वजह से इसको ज़्यादा अपनाया जाता है यूपी बोर्ड में। इसमें लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, फिर कैसे आ गया, सबकी समझ में नहीं आ पाता है फिर भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या टॉपिक बनता है इसमें। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, इसे समझ लें। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n है, क्या वो कभी 0 डिजिट से ख़त्म होगी। अब n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या एंड में जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आखिरी में 0 डिजिट आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे ही करके एक 4 का भी दे दिया जाता है कि 4 की पावर n है, दिखाइए क्या ये 0 से ख़त्म होगा या नहीं होगा, इसके इकाई के अंक पर कभी 0 आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को, ये आंसर इन्हीं में छुपे होते हैं क्वेश्चनों में ही, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखते हैं। देखो ये लिखा हमने 6 की पावर n।
अब हम 6 के फैक्टर करते हैं, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3, इस पूरे की पावर n, वैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब आप देखिए कि 2 की पावर n, 2 की कोई भी पावर लगाइए, क्या ये 2 में 0 आता है डिजिट? 2 के चाहे स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए या 2 की घात 4 या 2 की घात 5, कभी 0 नहीं आएगा। इसी तरह से 3 की पावर लेके जाइए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3, 4, 5, 6, ये भी कभी 0 नहीं देगा। तो जब ये दोनों 0 नहीं देंगे, 0 कब बनता है? 0 बनता है हमारा जब नंबर हो जाए 2 × 5। तो जब तक 2 के साथ में 5 नहीं आएगा, जब तक तो ये 0 कभी दे ही नहीं सकता है। 0 बनने की कंडीशन हमारी एक ही है कि 2 के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए? 5 का हो जाए, तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 10 बन जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो ये क्या इसमें 0 आ सकता है? तो कभी 0 ना आएगा, नेवर। इसी तरह से 4 की पावर n, देखो 4 की पावर n है। अब 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब 2 की पावर कोई भी नंबर लेते जाइए, क्या कभी 0 आएगा? क्योंकि 2 की पावर में चला गया। अगर यहाँ 2 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई 5 का आ जाता तो ये 0 दे देता, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 का आ जाता, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता 10 आता। लेकिन इसमें भी 5 नहीं आ रहा, तो ये भी क्या कभी 0 देगा? तो कभी नहीं 0 देगा, नेवर। तो इस तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि कितने 0 आएंगे, 0 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस तरह के आजकल तो बहुविकल्पी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, तो डाल सकता है कि कितने 0 आएंगे, कोई एक भी नहीं होगा, 1, 2, 3 या n लगा देंगे कि किसी पावर के लिए। तो समझ में नहीं आता, बच्चों को अपने आप लगा देते हैं वो। तो इस चीज़ को समझें कि जब तक 2 के मल्टीप्लिकेशन में 5 नहीं आएगा, जब तक 0 कभी आएगा ही नहीं, किसी भी नंबर का चाहे वो स्क्वायर करवाए, जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा, जब तक 0 नहीं आएगा। तो आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द HCF ऑफ दिस प्राइम फैक्टर ऐसे में है, और उसका एलसीएम भी निकालना है। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 96 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो इसका बना हमें 96 का क्या मिला? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम × 3, इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 × 3। ये तो मिला हमें 96 का। अब हम निकालेंगे 404 का। तो 404 का निकालें हम, 2 से डिवाइड करें तो 202, फिर से डिवाइड करें 2 से तो 101। अब ये किसी से नहीं होगा, तो 404 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 101, और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 101। अब आपको पता है कि जो HCF आता है वो क्या आता है HCF? तो HCF के लिए ध्यान रखें कि HCF होता है कि सबसे कॉमन चीज़ होगी और जो कम से कम हो। जैसे यहाँ पर ना तो 101 कॉमन है ना 3, तो इसे हम छोड़ देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे सबसे छोटी चीज़ है 2 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 इसके अंदर भी है। तो इन दोनों का जो HCF होगा कि 96 एंड 404 इज 2 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं हम 4। हमें HCF कितना मिला? 4 मिला। अब कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड देयर एलसीएम। हमने एक तो HCF निकाल दिया प्राइम फैक्टर से, इसी तरह से निकालेंगे तो इसे हम 4 लिखेंगे। हमें यही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है लिखना, क्योंकि प्राइम फैक्टर के रूप में ये लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देखो 2 टर्म हमेशा याद रखी जाए बच्चों को, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही टॉपिक आता है। तो जब एलसीएम HCF दिया जाता है तो कैसे लेते हैं? हमें पता होता है कि HCF × LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF हमारा 4 × LCM इक्वल टू 96 × 404। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 96 × 404/4, और हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो इससे डिवाइड करेंगे हम, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये आ जाएगा हमारा 24 × 404। तो इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई।
तो हमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों में लड़के बड़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है तो कैसे है, √2 है, √3 है, √7 है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम का उपयोग किया जाता है। अब कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम क्या होती है, कैसे होती है, बेसिक समझें। हर चीज़ एक जैसी ही लिखी जाती है इसमें, पर समझने की चीज़ है तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो लेट, माना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करते हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसे माना कि एक इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हमने माना तो इसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P/Q। P/Q होता है, ये हमारा कैसा नंबर होता है जहाँ पर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मीन्स होता है कि इन दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1 और 1, इसके अलावा कोई इनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, और हमने इसे मान लिया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू P²/Q²। हम इसे लिख सकते हैं 2Q² इक्वल टू P², और लिख सकते हैं Q² इक्वल टू P²/2। अब देखो Q² इक्वल टू आ रहा है P²/2, मीन्स P² डिवाइड हो रहा है 2 से। अब यहीं पे जो होता है, यहाँ पे हमें लाइन लिखनी होती है, वो सब में लिखनी पड़ती है, सिर्फ चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर P² इज डिवाइडेड बाई 2 देन P इज आल्सो डिवाइड बाई 2 देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। मतलब कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो P² 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें इसका फैक्टर मिल जाएगा। अब यहीं पर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम मानेंगे P इक्वल टू 2m लेट। अब हमने P के इक्वल टू 2m माना है। अब हम इस नंबर में रखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, 2Q² इक्वल टू P² बना हुआ है तो P² की जगह पर 2m का स्क्वायर, तो 2Q² इक्वल टू बन जाएगा 4m², और Q² इक्वल टू बन जाएगा 2m², और हम लिख सकते हैं Q²/2 इक्वल टू m²। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, हियर Q² इज डिवाइड बाई 2 देन Q इज आल्सो बाई 2 देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q। अब P का भी फैक्टर 2 है और Q का भी फैक्टर 2 है, लेकिन हमने P और Q कैसे नंबर लिए थे, को प्राइम। और को प्राइम क्या कहता है कि को प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ एक हो सकता है, एक और सिर्फ एक, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर हम अपनी ही बात को काट दिए। तो इसी से अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई थ्योरम भाई कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम हमारी बात है वो गलत साबित हो गई, क्योंकि P/Q हमने माना था रेशनल नंबर P/Q होता है, लेकिन रेशनल नंबर में हमने P और Q को प्राइम माना तो इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका तो फैक्टर निकला। तो क्या हो गया, ये प्राइम रहे नहीं रहे। तो इस वजह से क्या हो सकता है, बाई कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम P/Q इज P and Q is not prime, then √2 is not रेशनल। अब वो रेशनल नहीं है तो कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है।
इसी तरह से √3 को पूछ लिया जाता है। तो √2 की जैसे अब अगर वो बोले कि प्रूव दैट √3 या √5 या √7, तो बस वैल्यू बदलते जाओ। 2 की जगह पे 3 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ वैल्यू बदलते चले जाओ। इसी एक चीज़ को सबको नोट करके रखो, इसमें कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं और होते हैं। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेप और ये स्टेप याद रखें। सबसे बाद जो काम की चीज़ है वो ये वाली होती है, ये, क्योंकि ये वाली चीज़ दर्शाती है कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये दोनों लैंग्वेज एक ही है, सिर्फ पी की जगह पे क्यू कर दीजिए आप, और जो नंबर पूछा गया है उस नंबर को बदल दीजिए। अगर 2 आया है तो 2 रख दीजिए, 3 आया है तो 3 रख दीजिए, 5 आए तो 5, 7 आए तो 7। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल होते हैं बहुत क्वेश्चन, सिर्फ स्क्वायरिंग करना होता है और बाद में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बस किसी नंबर से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये वाली थ्योरम। इसी थ्योरम में से हमें ज़्यादातर फिर और क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे 5 + √2 प्रूव करो, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये वाले क्वेश्चन तो फिर सिंपल हो जाते हैं, बाद में हम लिख देते हैं वी नो दैट करके, इस चीज़ को हम लिख देते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को करें तो हम इसी लिखेंगे 5 + √2 = P/Q। तो ये √2 हो जाएगा P/Q, उधर -5। वैसे हम लिख सकते हैं √2 = P - 5Q/Q। अब ये नंबर जो हमने माना प्राइम नंबर माना, लेकिन हम लिख सकते हैं वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, देन इट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। बस हम इसे लिख लेते हैं, इस वजह से √2 इरेशनल नंबर है, तो ये भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसमें ये लिख दिया जाता है, इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जाता। इस तरह से सॉल्व इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना कर लेते हैं, √2 के इक्वल टू ले आते हैं और फिर लिख देते हैं वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, देन दिस नंबर आल्सो ए इरेशनल नंबर। बस इतना इसमें कर दिया जाता है। तो क्विक रिवीजन है। तो ये क्विक रिवीजन क्लास है। क्विक रिवीजन में आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने सारी चीज़ों से टच करा दिया है। रिवीजन में तो हमें टच करना ज़रूरी होता है, कोई चीज़ हम भूल तो नहीं गए हैं, किसी चीज़ को हमें रिकॉल हो जाए। तो क्विक रिवीजन ऐसे ही होता है। क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा और कल हम देखते हैं रियल नंबर के आगे जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और एक एक करके हम क्वेश्चन में आपके चैप्टर के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे और आगे करते चले जाएंगे इस चीज़ों को। तो बच्चे पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यू रखें, फोकस पढ़ाई पर रखें। अब थोड़ा समय आ गया है कि आप लोगों को पढ़ाई एकदम मजबूती से करनी पड़ेगी, मतलब पूरा फोकस करना पड़ेगा, इधर उधर के चीज़ों से ध्यान हटा करके। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।